गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के टॉपिक नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें वीडियो नंबर पीछे वाले में देखा कि वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 वीडियो उसके अपलोड हो चुके हैं। उसमें आपने देखा कि जीवाश्म पदार्थ क्या होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, ह्यूमरस क्या होता है, कार्बन शक्कर क्या होता है, नाइट्रोजन शक्कर क्या होता है, और उनके अलग अलग स्टेप को आपने समझा था। आज इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या आ रहा है, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, ऐसे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं जो किसानों के लिए क्या है, लाभदायक है। किसानों के लिए क्या है, लाभदायक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसलों को क्या लाभ पहुंचाते हैं, तो उन पर बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड आ रहा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब जिसको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए क्या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों को अपन डायरेक्टली देख नहीं सकते, परंतु उनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता है, माइक्रोस्कोप आपके पास है तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। घास जो आपने मिट्टी ले रखी है उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो देखिए अपन जानते हैं मृदा केवल मृत जीवाश्म पदार्थों का ही पुंज नहीं, मतलब घटक नहीं, ओनली फॉर मृदा में मृत पदार्थ ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मृदा में जैविक तथा अजैविक घटक दोनों उपस्थित होते हैं। जैविक के रूप में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं, जो मृदा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेड़ पौधों को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। क्या करने का काम करते हैं, पेड़ पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। तथा कई सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कि फसलों को क्या पहुंचाते हैं, हानि भी पहुंचाते हैं। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मृदा में केवल मृत जीवाश्म पदार्थों का ही पुंज नहीं, पुंज का मतलब घटक नहीं है, अपितु मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु कृषक के मित्र होते हैं। कृषक के मतलब जो खेती करते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए क्या एक मित्र का काम करते हैं। जैसे केंचुआ है, केंचुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों के उसमें केंचुआ खाद्य निर्माण करते हैं, जो फसल के लिए क्या होती है, पोषक तत्वों का कार्य करती है और फसल की अच्छी वृद्धि होती है। परंतु कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं विभिन्न प्रकार के मृदा में रोग उत्पन्न कर लेते हैं, जो पौधे को पनपने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव फसलों को हानि पहुंचाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जो कृषक के लिए क्या हो जाएंगे, एक प्रकार के दुश्मन का कार्य करते हैं, जो फसल को सही उत्पन्न नहीं होने देते हैं। अब अपन देखते हैं सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने कैटेगरी में बांट रखा है, 5 कैटेगरी में बांट रखे हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके क्या फायदेमंद है कि उनको अपन पढ़ेंगे। जिसमें आपके आएगा जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। इन 5 कैटेगरी को अपन स्टडी करेंगे। तो आप देखोगे कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से एक एक पर अपन अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने पर आप पाओगे मतलब किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, उन पर अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में एक एक पे अपन स्टडी करते हैं। देखिए अपन देख रहे थे जीवाणु। जीवाणु मृदा में मुख्यतः सूक्ष्म जीवों की संख्या देखते हैं आप, जितने भी जीवाणु हैं, जीवाणु की संख्या मृदा में सूक्ष्म जीव है उनकी 90% संख्या क्या है, ओनली फॉर जीवाणु पाए जाते हैं। बाकी थोड़ी बहुत मात्रा पाए जाते हैं, 90% भाग में क्या पाए जाएंगे, आपके सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवाणु देखने को मिलते हैं। ये मृदा की ऊपरी सतह पर आप देखोगे, मृदा की जो परत होती है ऊपरी सतह, उसको जिसको हमने पहले पार्ट में पढ़ा था ओ स्तर की परत। ओ स्तर की परत मतलब ऊपरी उपजाऊ मिट्टी या पृष्ठ मृदा जिसके नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी आप 1 ग्राम मृदा लोगे तो उसमें आपको 10,000 करोड़ सूक्ष्म जीवों की संख्या देखने को मिलेगी। तो मतलब देखते अनेक मात्रा में सूक्ष्म जीव मृदा में देखने को मिलते हैं। उसमें भी विशेष करके क्या, जीवाणु। मृदा की ऊपरी सतह में 10 करोड़ जीवाणु प्रति ग्राम मृदा में उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जितने भी जीवाणु हैं ये एक कोशिकीय होते हैं
तथा पराण रहित होते हैं। मतलब पराण रहित इसमें किसी प्रकार का पराण नहीं पाया जाता, अर्थात अपन कह सकते हैं ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। भोजन के स्रोत के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होते हैं, परपोषी, स्वपोषी नहीं होते, परपोषी जीव जो जिसमें पराण रहित पाया जाता है। तो पौधे या कई प्रकार के शैवाल आप देखोगे तो उसमें पराण रहित पाया जाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु इसमें ऐसी घटना नहीं होती। तब आप देखते हो जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इनमें लैंगिक, अलैंगिक व कायिक जनन की क्रिया द्वारा इनकी संख्या दिनों दिन क्या होती है, तीव्र गति से बढ़ जाती है। एक सेकंड में आप देखोगे इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो अर्थात अपन कह सकते हैं इसमें तीनों प्रकार के जनन या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में संपन्न होता है। अब क्या होता है लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन, इसके बारे में आप एग्रीकल्चर में भी देखा होगा और बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा क्या होता है जनन, जिसमें लैंगिक क्रिया पार्टिसिपेट होती है वो लैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में लैंगिक क्रियाएं नहीं होती। और कायिक मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट टूट के अपघटित होकर उससे नए जीवाणु का निर्माण कर सकते हैं, जो ये बायोलॉजी वाले आपने टॉपिक में देखा होगा विस्तार पूर्वक से। फिलहाल यहाँ पे हमने फॉरवर्ड दे रखे हैं। अब आगे देखोगे इनकी मुख्य भूमिका रहती है भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, भूमि की मुख्यतः उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी ये करते हैं। तथा दूसरी बात करें तो जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं उसमें वो या तो डायरेक्ट अंदर जीवों में पाए जाने नाइट्रोजन, कार्बनिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, या वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया में किसी में भी अपघटित करने का भी कार्य करते हैं। अर्थात अपन शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं ये जीवाणु होते हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं, निभाते हैं। तो ये बात किसकी की, जीवाणु की। अब संक्षेप में आपको जीवाणु पे बिंदु आए, मान लो जीवाणु क्या होते हैं, एक नंबर का सवाल है तो आपको 2-3 लाइन आपको मेंशन करनी है, बाकी जितने नंबर का सवाल बने उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना। नॉर्मल से जितना भी जीवाणु के बारे में आपने पढ़ा ही, बायोलॉजी बहुत सारा पैटर्न आपने लिखे उतने कम है, परंतु अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट उतना आपको पता है। देखिए एक बात पुनः, जीवाणु मृदा में मुख्यतः 90% सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है। दिमाग बात करना, 90% से अधिक सर्वाधिक संख्या निम्न की है। मृदा की ऊपरी सतह में 10 करोड़ जीवाणु प्रति ग्राम मृदा में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय, पराणहरित रहित तथा परपोषी जीवाणु होते हैं। जितने भी भोजन के लिए क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनमें लैंगिक, अलैंगिक व कायिक जनन द्वारा इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ोतरी होती है या बढ़ती है। ये भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तथा इंपॉर्टेंट ये 2 कार्य इनके, एक तो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे और दूसरा कार्य क्या है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये बात किसकी हुई, जीवाणु के बारे में। अब आ रहा है एक्टिनोमाइसीट्स, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्या भूमिका है और वो क्या होते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो मृदा में, इनकी तुलना बहुत इनकी संख्या नगण्य होती है। अर्थात अपन कहते हैं ये मृदा में कितने % पाए जाएंगे, 9% इनकी मात्रा होती है। मृदा में 9% एक्टिनोमाइसीट्स जीवाणु पाए जाते हैं, 90% ये पाए जाते हैं और बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में कवक है, फंजाई में प्रोटोजोआ वो सर आ जाएंगे। तो देखिए ये मृदा में 9% पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव है, सर्वव्यापी है, मतलब सभी स्थान पे देखे जाते हैं। सभी स्थान मतलब छाया गर्म मृदा में बात करो या आर्द्र मृदा में बात करो या बर्फीले स्थान की बात करो, कहीं पे भी देखोगे वहां पे ये जीवाणु देखने को मिलेगी। सूक्ष्म जीव के रूप में एक्टिनोमाइसीट्स जीवाणु देखने को मिलते हैं, सर्वव्यापी। वर्षा ऋतु से पूर्व मृदा में जब वर्षा ऋतु होती है तब इनमें पुरुषार्थ, एक प्रकार विशेष प्रकार का पुरुषार्थ पाया जाता है, जिसके कारण मृदा में क्या होता है, सुगंध उत्पन्न हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु से पूर्व भूमि में सौधी सुगंध उत्पन्न होती है। मतलब ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे मतलब खुशबूदार ऐसे भूमि में एक प्रकार की सुगंध आती है। अपन देखते हैं मतलब एक क्या कहे सुगंध को अपन आइडिया के रूप में सोचते, मतलब विशेष प्रकार की सुगंध है ये। अपन फिलहाल फिर बाद में आपको और बता देंगे। भूमि में सौधी सुगंध उत्पन्न करते हैं, अर्थात विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करते हैं। ये सुगंध किस कारण होती है, ये
एक एक्टिनोमाइसीटेट का पुरुषार्थ है। ये क्या है? एक्टिनोमाइसीटेट जीवाणु का एक क्या पुरुषार्थ, उसके कारण इसमें सुगंध उत्पन्न होती है। दिमाग बात है। जैव पदार्थों का अपघटन करके जल में विलय करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। जितने भी प्रकार के जैव पदार्थ है उनको अपघटित करके जल में विलय करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा मृदा में विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों के पोषण फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं, अर्थात पोषक तत्व प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये अपने दो प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर बात की। अब अपन जा रहे हैं तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटेट आपने पढ़ लिया। अब आपका आएगा कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या होता है उस पर। इसको मैं हटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। देखिए आपने पहले पढ़ा था क्या? जीवाणु, दूसरा पढ़ा एक्टिनोमाइसीटेट, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कवक। कवक की क्या भूमिका होती है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। कवक भी एक प्रकार के सूक्ष्मजीवी होते हैं, फंजाई जिसको बोलते हैं। ये उर्वरक युक्त तथा अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। कवक की अधिकता आप देखिए, मैक्सिमम कवक कहाँ देखने को मिलेंगे? जो भूमि उर्वरक हो, भूमि में क्या हो? उर्वरकता पाई जाए तथा उस भूमि की प्रकृति कैसी है? अम्लीय, वहां पे कवक आपको देखने को मिलेंगे। ये ध्यान दें कि कवक कहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं? तो उर्वरक का युक्त तथा अम्लीय प्रवृत्ति की भूमि में अधिक मात्रा में कवक पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव हैं और पर्णहरित रहित होते हैं। जिसमें पर्णहरित नहीं होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये दिमाग बात रही। पेड़ पौधे व शैवाल के अतिरिक्त अपना भोजन स्वयं बनाने में कोई जीव सक्षम नहीं है। ये ऊर्जा कार्बन एवं जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जितने प्रकार की इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कार्बनिक पदार्थ या जैव उत्पादों का अपघटन करके ऊर्जा को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जैसे कवक के आपको उदाहरण पूछे, दो तीन कवक के उदाहरण बताओ तो म्यूकर है, पेनिसिलियम है, फ्यूजेरियम है, पुंदी है और ईस्ट है। तो ये सारे क्या है? कवक के उदाहरण। आप जानते हो पेनिसिलियम एक कवक से बनाई गई क्या है? एंटीबायोटिक दवाई के रूप में भी काम कर रही है। इंजेक्शन सर्वप्रथम बनाया गया था। अब उसके बाद में देखते हैं जैव पदार्थों की किण्वन की क्रिया या सड़ाव, मतलब जिसको कहते हैं सड़ना। कोई पदार्थ को पड़ा पड़ा क्या होता है? अपघटित होना, सड़ना। जैसे आप घर पे देखते हो, कभी एक बार रोटी को रख देते हो डिब्बे में पैक करके, रोटी को रख देते 3-4 दिन तक उसको नहीं देखोगे तो उसके ऊपर क्या हो जाती है? मोम की मोम परत ऐसे बन जाती है। तो आप देखते हो वही क्या एक प्रकार का कवक है, वही क्या एक प्रकार का कवक है। उसको आप उसी पार्ट को थोड़ा सा हटा के देखना माइक्रोस्कोप से, तो उसमें जो आपके मोम टाइप का पदार्थ जमा हुआ है तो उसमें कई प्रकार के जीवाणु आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो वही क्या एक प्रकार का कवक है। कुल मिलाकर के किसी पदार्थ को सड़ाना है या उसका अपघटन जल्दी करवाना है तो कवक की विशेष भूमिका रहती है। कवक किसी पदार्थ को सड़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है। दिमाग बात है। ह्यूमस बनाने में जीवाणु से अधिक बेहतर होते हैं। मृदा की ह्यूमरस क्षमता को बढ़ाने में जीवाणु की तुलना में इनकी मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि ये जल्दी पदार्थ को अपघटित करते हैं। माइसीलिया एक प्रकार का कवक में पाए जाने वाला आकार है जो धागे नुमा होता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि माइसीलिया क्या है। एक नंबर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक नंबर के प्रश्न बहुत डीपली भी होते हैं कि वो कहीं से भी एग्जामिनर एक नंबर का प्रश्न उठा के आपको पूछ सकता है, मगर चॉइस उसकी होती है। मगर आपको ध्यान दें, आपको गहराई से पढ़ना, व्यवस्थित पढ़ना, ताकि आपके दिमाग में बात रहे, एक एक वर्ड को समझना है। आपको पूछे कि माइसीलिया क्या है, तो माइसीलिया आपके दिमाग में रहे कि कवक का एक धागे नुमा आकार है, उस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं? माइसीलिया। तो दिमाग बात रहेगी। तो ये बात की अपन ने कवक के बारे में। एक नंबर के प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आप मैटर को फिल कर सकते हो। अब आ रहा है शैवाल, एल्गी। ये पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। जंतु एवं पादपों के बीच की कड़ी क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। शैवाल पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी। दिमाग बात रहेगी। ये
पर्णहरित युक्त होते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। जिसमें पर्णहरित पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, मैंने पहले पार्ट में आपको बताई थी। एल्गी की उपस्थिति कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे मृदा में आर्द्रता होगी, जिस मृदा में नमी की मात्रा होगी वहां पे एल्गी पाए जाते हैं। इसके मुख्य कार्य देखें तो पौधों के ऊतकों को अपघटित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पोषक तत्व पौधों के ऊतकों का अपघटन करना। दूसरा कार्य पोषक तत्वों के विमुक्तीकरण करने में। तीसरा कार्य क्या हो जाएगा, ह्यूमस का संश्लेषण करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो ये अपने 6 टाइप के अपने सूक्ष्म जीवों पर अपने डिस्कस किया। अभी अपन 5 टाइप के सूक्ष्म जीवों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसका आप क्लिप ले लीजिए, फिर इसको मैं मैटर को क्लोज कर रहा हूँ। देखिए 500 था आपके 500 कौन सा था, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ 4 आपने पहले पढ़े, अभी 500 वर्ग आप पढ़ रहे हो प्रोटोजोआ। ये भी एक कोशिकीय जीव है, परंतु जीवाणु की तुलना में इनका आकार थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। जीवाणु की तुलना में इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जीवन यापन के लिए वायु एवं भोजन की आवश्यकता होती है, जरूरी है। उनको हवा एवं भोजन की आवश्यकता होती है, जरूरी है। इसके लिए भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। खाद के विघटन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल आपको जैसे इसका प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताओ तो आप क्या दोगे, केचुआ। केचुआ है वो इस प्रकार से इनको अपघटन करने में मुख्य भूमिका अदा करेगा। केचुए अलग अलग प्रकार कई प्रकार के जीवाणु आप देखो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। वैसे देखें तो केचुआ को एनिलिडे संघ में भी डाल रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं अपन मृदा जीवाणु के कार्य। जितने भी प्रकार के मृदा के जीवाणु आपने पढ़े उनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। उसमें आप मुख्य कार्य दे रखें, उनको आप स्टडी करना, दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृदा जीवाणु के कार्य तो आपको कई बार से 2 नंबर में ध्यान दें। तो पहला है नाइट्रीकरण करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। दूसरा नाइट्रोजन को यौगिकीकरण करने में बदलते हैं, जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रेट, नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट यौगिक के रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। भूमि के अकार्बनिक घटकों को परिवर्तित कर देते हैं। जितने भी प्रकार के अकार्बनिक घटक है धीरे धीरे उनको अपघटित करके परिवर्तित करने में उनकी भूमिका भी रहती है। कार्बोहाइड्रेट के विभजन में कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करने में भी इनका रोल रहता है, या जैव द्रव्यों का खनिजीकरण में परिवर्तित करने में भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है। और लास्ट आ रहा विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक बने, नाइट्रेट बने, नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में तोड़ना, उसको बोलते हैं अपन विनाइट्रीकरण। और नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलना वो कहलाता है नाइट्रीकरण। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होना आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, चौथे वीडियो में आप देखा भी होगा। नाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, दोनों पर अभी आपको समझा रखी है। अब देखते हैं नाइट्रीकरण स्थिरीकरण में। जैसे आप देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कई प्रकार के जीवाणु की भूमिका रहती है। वो कोई पेड़ पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से फायदा भी पहुंचाते हैं और नहीं भी पहुंचाते, या पेड़ पौधों पर निर्भर भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो उसके आधार पर हम देखेंगे सहजीवी जीवाणु तथा असहजीवी जीवाणु पर आधारित अपना टॉपिक। फिर बाद में 1-2 और एप्लीकेशन आएगी और फिर बाद में आपका पार्ट क्लोज हो जाएगा। देखिए आगे अपन पार्ट को बढ़ा रहे हैं तो अपन देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु की भूमिका। अगला बिंदु क्या रहेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु की भूमिका। देखिए क्या है, देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं आप जानते हो वायुमंडल में, वायुमंडल के आयतन के रूप में देखते हैं नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंटेज है, 78%। आयतन के रूप में मतलब वायु में बहुत मात्रा में क्या पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तथा भारात्मक रूप से देखें तो 75% पाई जाती है। कितने भार की दृष्टि से देखें तो वायुमंडल में 75% नाइट्रोजन पाई जाती है। अर्थात अपन के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस है। तो इतनी स्थिरीकरण में इतनी समस्या क्यों आती है, परंतु आप जानते हो नाइट्रोजन को डायरेक्ट रूप से प्लांट ग्रहण नहीं कर सकते। जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं।
तो अपने लिखा नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नॉट रिसीव, पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बट जीवाणु के माध्यम जीवाणु के माध्यम से ये ग्रहण करते हैं। पौधे जितने प्रकार के नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो या तो नाइट्रीकरण के द्वारा अलग अलग प्रकार के यौगिक में नाइट्रोजन को बदलेंगे, फिर अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन को स्त्रीकरण करके डायरेक्ट किसी न किसी यौगिक के रूप में पौधे उनको ग्रहण करते हैं। जो जीवाणु द्वारा उनको नाइट्रोजन किया जाता है, अलग अलग यौगिकों के रूप में बदलने के बाद में उन यौगिकों को अपघटित होने पर जो नाइट्रोजन मुक्त हो रही है उनको पौधे ग्रहण करते हैं। डायरेक्ट वातावरण के नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, ये दिमाग में बात रखना। नाइट्रोजन स्त्रीकरण दो प्रकार के जीवाणु द्वारा संपन्न होता है, एक तो होता है सहजीवी, दूसरा होता है असहजीवी। सहजीवी जो पेड़ पौधे एवं जीव जो भी होते हैं सूक्ष्म जीव, उन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, संबंध रिलेशन पाया जाता है। मान लो ये पौधों को क्या देते हैं, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करके यौगिक के रूप में नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं, और पौधे से क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। अर्थात द्विविमीय क्रिया होती है, एक देता है दूसरा लेता है, तो दोनों सर्कल काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सहजीवी, मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधों को मान लो नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो ये जीवाणु होते हैं वो पौधे को नाइट्रोजन देते हैं और पौधे से क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, तो दोनों एक द्विविमीय सिस्टम होता है। तो इस प्रकार के जीवाणु के अंतर्गत अपन एक अध्ययन करेंगे। और दूसरे होते हैं असहजीवी। असहजीवी मतलब सिर्फ ओनली फॉर पौधे को नाइट्रोजन देने का ही काम करते हैं, पौधे से भोजन अपना प्राप्त नहीं करते, तो ये होते हैं असहजीवी। मतलब एक विमीय पथ है कि एक दिशा में काम करेंगे, ओनली फॉर ये देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं करते। ये पौधों से भोजन ग्रहण नहीं करते, ये पौधों पर निर्भर होते हैं, पौधे व दोनों के मध्य योजक कण के रूप में काम करेंगे, जबकि इनमें कोई रिलेशन नहीं होता, पौधों से कोई मतलब नहीं, पौधों को नाइट्रोजन दी और छुट्टी। ये दो प्रकार के होते हैं, वायवीय सूक्ष्म जीव और अवायवीय सूक्ष्म जीव, उन पर अपन स्टडी कर रहे हैं। देखिए पहला अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, सहजीवी के बारे में, तो इस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए क्या होते हैं सहजीवी के बारे में, उस पर अपन जानते हैं। सहजीवी जितने भी प्रकार के होते हैं वो लिग्नोमेसी कुल के पौधों की जड़ों के अंतर्गत पाए जाने वाले पौधों की जड़ों पाए जाने वाले जीवाणु। जो लिग्नोमेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, जितने भी प्रकार के डाल के पौधे होते हैं वो सारे लिग्नोमेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। उसका अध्ययन अपन करते हैं तो आप क्या देखोगे, देखिए अधिकांश फलीदार जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी अधिकतम आप देखते हैं फलीदार पौधे होते हैं, जैसे सन्ना है, मटर है या मूंग है, दाल है, जितने भी प्रकार के दलहन की फसल अपन शॉर्ट भाषा के लिग्नोमेसी कुल या फलीदार पौधे या दलहनी पौधे की जड़ों में ये जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर आदि की जड़ों में पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी ग्रंथियां बनाते हैं, इन ग्रंथियों में वायुमंडल से मृदा नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। इनकी जड़ों में क्या बनाते हैं, छोटी छोटी गांठें बना देते हैं और वहां पे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बैक्टीरिया दलहनी पौधों से ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। पौधों से कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण करते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसको अपन बोलते हैं सहजीवी। इसलिए बैक्टीरिया तथा दलहनी पौधों के मध्य के संबंध को सहजीवन संबंध कहते हैं। इस प्रक्रिया को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम प्रजाति से संबंधित होते हैं। ये दलहनी पौधों के लिए सहजीवन वायुमंडल नाइट्रोजन का यौगीकरण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें आप देखोगे ग्रंथि का निर्माण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण बैक्टीरिया जड़ों में प्रवेश करके संक्रमक नलिका बनाते हैं। ये संक्रमक नलिका जितनी भी होती है वो क्या होती है, वहां पे एक गांठ की गांठ बन जाती है और वहां पे सूक्ष्म जीव अंदर रहते हैं। देखिए जैसे जैसे जितनी गांठों की संख्या अधिक होगी वहां पे उन पौधों में इन जीवाणुओं की राइजोबियम वर्ग के जीवाणु की संख्या अधिक हो जाती है और राइजोबियम वर्ग के जीवाणु अधिक होंगे, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण अधिक करेंगे और पौधा का विकास जल्दी होता है। अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कौन कौन से हैं राइजोबियम प्रजाति के जीवाणु, उस पर अपन आपको बता रहे हैं। तो देखिए
देखिए, आप देख रहे थे सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु की क्या भूमिका होती है। उसमें मुख्य रूप से वर्ग आपके आ रहा है जीवाणु कौन सा, राइजोबियम वर्ग का जीवाणु, राइजोबियम वर्ग के जीवाणु। सजीवी होते क्या है, उनके बारे में भी आपके दिमाग बात आगे होगी कि सजीवी क्या होते हैं। ऐसे जीवाणु जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त करके नाइट्रोजन यौगिकरण के रूप में पौधों को देते हैं तथा पौधों से कार्बोहाइड्रेट या भोजन अपना ग्रहण करते हैं। पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब एक प्रकार का सर्कल के रूप में एक दोनों के बीच में संयोजन का काम करते हैं, सजीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उस प्रकार की क्रिया करते हैं अपन सजीवन। अब इसमें मुख्यतः जीवाणु आता है राइजोबियम। ये राइजोबियम पौधों की जड़ों में जीवाणु पाया जाता है। पौधों की जड़ों पर वहां पे क्या बनाएगा, संक्रमण करेगा, संक्रमण करके वहां पे क्या बनाएगा, ग्रंथि के रूप में गांठ बनाता है। क्या बनाता है, गांठ बनाता है। तो उसी गांठ में राइजोबियम जीवाणु रहता है और वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता रहता है और पौधों से भोजन प्राप्त करता रहता है। उसमें कुछ जीवाणु के आपके नाम दे रखे हैं और उनके प्रजातियां, उनके बारे में आप देखें। जैसे वर्ग फर्स्ट राइजोबियम मेलिलोटी, जो रिज्का वर्ग का राइजोबियम प्राणी है और ये किस में पाया जाता है, रिज्का में। रिज्के में ये इस वर्ग के जीवाणु पाए जाते हैं। दूसरा वर्ग है राइजोबियम ट्राइफोली। इसमें तीव्रतिया वर्ग के जीवाणु होते हैं और वो कलेवर में पाया जाता है। किसमें, कलेवर में। और राइजोबियम लेग्यूमिनेरियम जो मटर में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, मटर वर्ग के, मटर के पौधों में पाए जाते हैं। चौथा है राइजोबियम कोलिजोला, कोलिजोलस वर्ग और ये पाया जाता है मोठ, किसमें, मोठ में। और राइजोबियम जोनोबियम सोयाबीन वर्ग में पाए जाते हैं और सोयाबीन के पौधों की जड़ों में ये पनपते रहते हैं। तो ये तो बात हुई किसके बारे में करने के बाद, सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के बारे में बात की। अब आप देखते हो असजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु, उस पर अपन डिस्कस कर रहे। देखिए क्या होते हैं असजीवी जीवाणु, उन पर। इसको मैं मैटर को हटा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। वैसे मैं इसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर लूंगा, देखते रहना आप। दूसरा टाइप है आपके कौन सा, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो वायु की उपस्थिति में और दूसरा होता है अवायवीय। और दूसरा हो जाएगा अवायवीय। असहजीवी क्या होते हैं, ये वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते रहते, नाइट्रोजन को ग्रहण करते रहते हैं तथा वो यौगिकरण करने के रूप में वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। फिर बाद में जैसे उनका अपघटन होता है या मर जाते हैं तब बसी हुई नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधों को दे देते हैं। अर्थात ये पौधों से भोजन ग्रहण नहीं करते, पौधों से भोजन ग्रहण नहीं करते, ओनली फॉर पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने का काम करते हैं। अब देखते हैं वायु के अंदर एजोबैक्टर वर्ग के जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं, कौन से एजोबैक्टर वर्ग के जीवाणु, सारे वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। जो शुद्ध वातावरण अर्थात नॉर्मल सामान्य मध्य पीएच में पाए जाते हैं तथा पौधों से भोजन ग्रहण करते ही नहीं और लिप और पौधों को बार बार वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते रहते गांठ के रूप में फैल जाते हैं। फिर जब उसका अपघटन होता है तो पूरी नाइट्रोजन वहां पे फैला देते हैं और ये डायरेक्ट पौधे उनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। विशेष करके इस वर्ग के अंतर्गत आता है एजोबैक्टर वर्ग के जीवाणु, जो 3-4 कैटेगरी अलग अलग होते हैं वो आप देखोगे। और दूसरा है अवायवीय, जिनमें वायु की अनुपस्थिति में अर्थात वायु की अनुपस्थिति अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं, जबकि ये नॉर्मल सामान्य मृदा में पाए जाते हैं, वायु की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। और ये वायु की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं और वायु की अनुपस्थिति में जब तक ये क्रिया करते रहते और बढ़ते रहते हैं और जब उनका अपघटन होता है तब वो वैसे नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत आपके जीवाणु आ रहा है कोलेस्ट्रीम। कौन सा, कोलेस्ट्रीम। नाम हो जाएगा कोलेस्ट्रीम।
आपने देखा कोलेस्ट्रीडियम, पाइसेरियम, निम। तो ये कुछ प्रकार के जीवाणु के बारे में देखा कि जीवाणु मात्रा में कौन कौन से होते हैं, क्या लाभ पहुंचाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं, तो इनके बारे में आपने पढ़ा। यहाँ तक था आपका पार्ट, ये मैटर आपके दे रखा था दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में पहले वीडियो में आपने क्या देखा, जीवाश्म पदार्थ, फिर बाद में ह्यूमरस, ह्यूमरस की क्या प्रकृति होती है, मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कार्बन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन के विभिन्न पद, जीवाणु का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या भूमिका रहती है, और सहजीवी नाइट्रोजन क्या होता है, असहजीवी नाइट्रोजन क्या होता है, उस पर अपन डिस्कस किया। इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर लूँगा। मैटर को, इस पार्ट को अपने 5 वीडियो में क्लोज किया है। 500 वीडियो को एक बार दोहराना, क्रमबद्ध रूप से देखना, तो आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साथ साथ में आपको जितना मैटर पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स भी बनाते रहे, ताकि आप जब जुलाई में होंगे तब उसका अपन टेस्ट आसानी से टेस्ट लेंगे, ताकि आपको पता रहे कि मतलब आपने स्टडी की है नहीं की। तो आवश्यक रूप से आप पढ़ते रहे, ध्यान दें, जो बताया जा रहा है मतलब घर पे जो समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करें, पढ़ते रहे। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।